और आज बात होगी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सियासी तनातनी की। साथ ही बताएंगे मरुधरा को मिली एक और सांसों की सौगात और दिखाएंगे मरुधरा समेत देश में ताउते के तबाही के निशान। लेकिन पहले प्राइम 25। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, उससे बच्चों की जान कैसे बचाई जाएगी, इस पर चर्चा होने के बजाय बयानबाजी के जरिए सियासत में कहर बरपा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर दोस्त सिंगापुर ने आंख तरेद ली। केजरीवाल का बयान, सिंगापुर में तूफान। बच्चों पर खतरा, सियासत में घमासान। अभी टकराव नहीं, तैयारी में लगाइए ध्यान। तीसरी लहर से पहले तनातनी क्यों? सवाल 100% सच है। सियासी तनातनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी नजर आ रही है। इसकी वजह है दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट। हम आपको वो ट्वीट दिखाएंगे, उससे पहले सिंगापुर की नाराजगी समझ लीजिए। सिंगापुर सरकार ने सिंगापुर वेरिएंट को लेकर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। ट्वीट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाया। उच्चायुक्त ने साफ किया कि कोविड वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर बोलना दिल्ली के सीएम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस बार भी दिल्ली से निकली एक बात हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में सियासी खलबली मचा रही है। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसमें लिखा है, सिंगापुर में मिला नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, 1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। 2. बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस ट्वीट पर सिंगापुर की कड़ी आपत्ति के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के बयान को न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बताया बल्कि दूसरी लहर के दौरान सिंगापुर से मिले सहयोग पर आभार भी जताया। एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से हमारे दीर्घकालिक साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आपे से बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बैठक भी की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा है, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। आज अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनाएंगे विशेष टास्क फोर्स। दूसरा, पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का पहले से बेहतर प्रबंधन। खतरे से पहले की तैयारी ये एक अच्छी पहल है, लेकिन संबंधों का भी बेहद महत्व है। ये बेवजह की लड़ाई लड़ने का नहीं, बचाने की व्यवस्था करने का वक्त है। दूसरी लहर का कहर पूरा देश झेल रहा है। बड़ी मुश्किल से संक्रमण के आंकड़े सिकुड़ने शुरू हुए हैं, लेकिन मौत की रफ्तार है कि अब भी हाहाकार मचा रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 4000 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात ताउते की, जिसकी तबाही का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया और तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही सभी प्रदेश के मृतकों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने लिया बर्बादी का जायजा। गुजरात को 1000 करोड़ की सहायता। मृतक के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख। ताउते की तबाही पर मरहम। ताउते का दिया जख्म अभी हरा है। नुकसान क्या क्या हुआ इसके सही आकलन में वक्त लगेगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल सहायता में कोई देरी नहीं की गई। केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को
2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया तो वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी बात कही है। इस ऐलान से पहले प्रधानमंत्री ने बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री पहले गुजरात के भावनगर पहुंचे, फिर ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर, सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि ताउते चक्रवात से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा नुकसान का ब्यौरा भेजे जाने के बाद उन्हें तत्काल केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस चक्रवात ने गुजरात में काफी तबाही मचाई। तूफान से 45 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए। अभी 112 रास्ते बंद गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 20,000 से ज्यादा कच्चे मकान भी प्रभावित हुए हैं। बता दें कि ताउते तूफान से गुजरात की 96 तहसीलों में भारी बारिश हुई। वहीं राजस्थान, दिल्ली और यूपी में बुधवार को जमकर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ताउते ने अभी भले ही राजस्थान में उतनी तबाही नहीं मचाई, लेकिन खतरा बरकरार है। हाँ, इतना जरूर है, अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ताउते से तबाही के निशान। कहीं घरों की उड़ी छत, तो कहीं गिरे मकान। खतरा बरकरार। प्रशासन तैयार। दक्षिणी राज्यों में कहर मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते ने अब पश्चिमी राज्यों का रुख कर लिया है। मरुधरा में मुसलसल बारिश से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। ताउते से राजधानी के अजमेर रोड पर कई इलाकों में सड़क धंसने की तस्वीरें आई। बारिश से कई फीट गहरे गड्ढे हुए, जो है लगातार 10 घंटे से अजमेर में रुक रुक के बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के जरिए आप देख सकते हैं अजमेर के हालात जो हैं, किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम जो है अजमेर का पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। हम इस वक्त मौजूदा कोरोना के दौर में जो लाइफलाइन है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ के चौराहे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा चौराहा जो है वो एक तरीके से दरिया के रूप में तब्दील हो चुका है। ताउते के कारण डूंगरपुर जिले में रात भर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें दरिया बन गईं, जिसमें दोपहिया वाहन गोते लगाते नजर आए। वहीं तेज अंधड़ के कारण रात से ही बिजली गुल थी, जो 12 घंटे बाद भी बहाल नहीं हो पाई। गुजरात से सटे आधा दर्जन गांव में कच्चे मकानों की दीवारें और छतें गिर गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। जालोर जिले में ताउते से आए अंधड़ से बागोड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया। भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा क्षेत्र में कई पेड़ धराशायी हो गए। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कुछ होर्डिंग लगे हुए थे सरकारी, होर्डिंग भी तेज हवा के चलते टूट के नीचे गिर चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताउते तूफान का असर है वो साफ तौर से जालोर में देखने को मिल रहा है। उदयपुर में लगातार बारिश से सीसारमा नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। झीलों में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पानी की लगातार आवक को देखते हुए मंगलवार आधी रात करीब 2 बजे स्वरूप सागर झील के 6 इंच गेट खोलकर एहतियातन पानी की निकासी की गई। प्रदेश पर ताउते का खतरा बरकरार है, इसलिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। तूफान को देखते हुए अलर्ट वाले इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन का बैकअप रखा गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू किए जा रहे कोविड केयर सेंटर्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि स्वयं के और अन्य साधनों से इनमें 100 से अधिक बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ एक 100+ बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार करा जा रहा है। अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर 13 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पर इसकी तैयारी चल रही है। आपको याद हो तो करीबन 2 हफ्ते पहले मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में यह लिखा कि ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ जयपुर शहर को नहीं है, सिर्फ बड़े अस्पतालों को नहीं है। जो साधारण मरीज है उस मरीज को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मरीज गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचेगा। उसी कारण से उन्होंने 13 ये कोविड केयर सेंटर खोले हैं। अब इन कोविड केयर सेंटर को मजबूत करने की जिम्मेदारी मैं अपने आप लेता हूं और बाहर के साधनों से, अपने साधनों से वहां पर तकरीबन 1 करोड़ के हम 100 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा रहे हैं। अगले 2 या 3 दिन के अंदर ये पूरी जो सुविधा है ये तैयार हो जाएगी। कोरोना के बाद अब मरुधरा एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी। मरुधरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है, तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। इसके अंदर जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है।
राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरणात्मक कहानियां लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी नवीनता और उपलब्धियों से लिपटी हुई कहानियां ही तो हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। उन्हीं में से एक कहानी है देश के सबसे बड़े बैंक SBI की। इसकी शुरुआत जून 1806 में कलकत्ता बैंक के रूप में हुई थी। 1921 में सभी 3 बैंक को जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसने 1935 में RBI के संस्थापन तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में